मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। दोबारा से आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज क्लास 9th के जो मैंने लेसन नंबर 1 पढ़ाया था, कंप्यूटर का इतिहास और उसका परिचय, उसी के सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको कंप्यूटर के विकास का इतिहास तथा उनकी पीढ़ियों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आज हम कंप्यूटर के जो इतिहास है, जिसके बिहाफ पे आज आप लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, उस पर सारे अपने इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट देते हैं, उन सभी का विकास किस तरीके से हुआ है, कैसे कैसे ये सारी चीजें बनी, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कंप्यूटर का इतिहास की अगर हम बात करें तो आज से तकरीबन 5000 साल पहले चाइना में एक युक्ति बनी थी जिसका नाम था अबेकस। अबेकस एक ऐसा गणना यंत्र था जिसकी सहायता से हम लोग गिनती को किसी भी प्रकार को जोड़ सकते थे, घटा सकते थे और इन गिनती की सहायता से ही आगे की संख्याओं को हमने पहचानना शुरू किया। क्योंकि इनका योग और घटाव की क्रिया में बहुत ही सहायता मिलती थी इससे, इसीलिए इसे पहला गणना यंत्र भी कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल जो है एक अबेकस की तरह ही होता है। इसके ऊपर के भाग को, इस पर्टिकुलर अबेकस के भाग को हेवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेवन। हेवन और नीचे के पार्ट को बोला जाता है अर्थ। ठीक है। इस जो है अबेकस में आपने देखा होगा, आपने देखा यहाँ पे कि इस तरीके की कुछ छड़ें होती हैं। उन छड़ों पर मिट्टी के पके हुए कुछ गोले लगा दिए जाते हैं और इन छड़ों की संख्या कुल होती थी 11। कितनी संख्या होती थी? 11। 11 छड़ों में हर एक छड़ में 10 बॉल लगाई जाती थी और इसके हिसाब से तकरीबन 110 गेंदों का पूरा सेट होता था और इनकी सहायता से हम गिनती करने का काम करते थे। मान लीजिए आपको 5 में 6 जोड़ना है अगर, तो यहाँ से पहली वाली लाइन में हम 5 गोलों को ऊपर करते हैं और उसके बाद फिर उसमें जब 6 जोड़ना है हमें, तो यहाँ पे जितनी भी बॉल बची हुई हैं उन बॉलों को गिनकर हम दूसरी लाइन में जितनी बॉलें हमारे पास रहेंगी, मान लीजिए 5 हमने इसमें से गिनी, 5 नीचे वाली हो गई, टोटल हो गई 10 और 1 हम सेकेंड लाइन से ले लेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 11। तो इस तरीके से ये अबेकस एक प्रथम गणना यंत्र के रूप में जो है प्रसिद्ध होता है, जो कि कहाँ बनाया गया था? चाइना में। कहाँ बनाया गया था? चाइना में। तो चाइना में इस तरीके की गणना करने के लिए भी और साथ में उस जो है गणना यंत्र का प्रयोग बाद में भारतवर्ष में भी और सारी दुनिया में इस चीज के लिए प्रचारित किया गया। तो ये पहला गणना यंत्र है, इसे हम लोग अबेकस कहते हैं। ठीक है। पास्कलाइन का निर्माण सन 1645 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने किया था और इसे हम लोग एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जोड़ने के लिए ये खास तौर पे जो प्रस्तुत किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। ब्लेज पास्कल ने इसमें जो है विभिन्न प्रकार के मैथमेटिंग कैलकुलेटिंग चीजों को डाला था, जिसकी सहायता से हम संख्याओं का योग आराम से कर सकते थे। इसीलिए पास्कलाइन का एक नाम और दिया गया है एडिंग मशीन। ठीक है। और इस पास्कलाइन का नाम इसके बनाने वाले अर्थात ब्लेज पास्कल के नाम पर ही दिया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता था पास्कलाइन। नेपियर बोन एक ऐसी युक्ति थी जिसकी सहायता से हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जोड़, घटा, गुणा और भाग की प्रक्रिया करते थे। इसे जॉन नेपियर ने सन 1617 ईस्वी में बनाया था और इसकी सहायता से हम लोग काम करते थे। इसमें ये भी एक अबेकस के प्रकार का ही एक गणना यंत्र होता था, जो कि हड्डियों से बना होता था। चूंकि हड्डियों से बना होता था तो उस पर जितने भी यहाँ पर सीधे रूप में हड्डियों के प्रकार लगाए जाते थे, उनमें कुछ छिद्र बना दिए जाते थे। क्या बना दिए जाते थे? कुछ छिद्र बना दिए जाते थे। उन्हीं छिद्रों को लेकर हम लोग इसमें गणना का काम करते थे। इसको बनाने वाले का नाम था जॉन नेपियर। ठीक है। उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है नेपियर बोन। ठीक है। इसके बाद सन 1822 से लेकर 1833 तक कंप्यूटर के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि उस समय के एक वैज्ञानिक, एक गणितज्ञ, जिन्हें हम लोग आज कंप्यूटर का पितामह भी कहते हैं, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो था तो पूरी तरीके से यांत्रिक ही,
लेकिन वो ऐसा पहला यंत्र था जिसके द्वारा हम लोग उसमें इनपुट करते थे और उस इनपुट को हम लोग कागज पे छाप दे सकते थे। इसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग अंकों के बीच जो है अंतर ज्ञात करने का काम करते थे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। ये सन 1822 के आसपास की बात है। फिर 1833 में एक उन्होंने दूसरा कंप्यूटर बनाना शुरू किया। हालांकि ये कंप्यूटर पूरी तरीके से बन नहीं पाया, लेकिन इसका भी विकास उन्होंने किया था। इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन की जो कमियां रह गई थी, उसको इस कंप्यूटर में सुधारने का प्रयत्न चार्ल्स बेबेज ने किया था और यह 1833 में उन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन उससे ये पूरा बनने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए कंप्यूटर आज तक पूरा नहीं बन पाया। उसके बाद एक और युक्ति का इसमें जो है निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया पंच कार्ड। आज भी इस युक्ति का इस्तेमाल हम लोग अपने सभी कार्यों में करते हैं, क्योंकि इस युक्ति का प्रयोग आजकल हम लोग जिस नाम से इसको जानते हैं उसका नाम है कीबोर्ड, और इसका शुरुआती नाम था पंच कार्ड, जिसमें दफ्ती के कुछ टुकड़े काट दिए जाते थे और उसमें लोहे का एक क्षण की छोटी सी पतली सी परत जोड़ दी जाती थी और बिजली का जो तार होते हैं उनका प्रयोग करके उसमें कंप्यूटर में इनपुट देने का काम किया जाता था, कैलकुलेटर में इनपुट देने का काम किया जाता था। और इन पंच कार्डों की सहायता से अमेरिका की आज से तकरीबन 150 साल पहले इन चीजों को गणना करने के लिए पंच कार्ड का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को कंप्यूटर के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियों से मेरा तात्पर्य है किस समय में किस कंप्यूटर का जो है शुरुआत किया गया, कब किया गया, किस कंप्यूटर को किस पीढ़ी का माना जाता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ उपस्थित है। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियों में सबसे पहली पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जिसका निर्माण 1946 से लेकर 1956 के बीच में किया गया था, और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम लोगों ने ज्यादातर निर्वात नलियों अर्थात वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार की शीशे की नलियां हुआ करती थी, जिनका प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में करते थे, और जब इसमें हम लोग बिजली को डालते थे, बिजली को देते थे, तो ये गर्म होते थे और कंप्यूटर को एनर्जी देने का काम करते थे। तो इस तरीके से प्रथम पीढ़ी का निर्माण हुआ। प्रथम पीढ़ी में जो सबसे प्रमुख कंप्यूटर है उसका नाम है ENIAC अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका निर्माण कार्य सन 1946 में किया गया था, और ये एक ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि बहुत ज्यादा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। इसका जो स्क्रीन साइज था वो एक दीवार के बराबर हुआ करता था, और इसमें 18,000 निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया गया था। 18,000 निर्वात नलिकाओं का प्रयोग किया गया था, और साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें की गई थी। इसका जो है निर्माण कार्य और भी आगे होता, लेकिन उससे पहले ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास रुक गया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ENIAC को जो बनाने वाले थे, जिनका नाम था जे प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन मोचले, उन्होंने सन 1946 में इसे जो है बनाया था, और इस पीढ़ी को इन्होंने जनरल पर्पज के लिए बनाया था। जनरल पर्पज इसलिए क्योंकि ये सामान्य कार्यों को करने के लिए किया गया था, जैसे कि किसी का पे ऑफ तैयार करना, बिल वगैरह करना, ठीक है, और साथ में कुछ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हम सभी लोगों ने देखा है कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर्स एक ऐसी युक्ति होती थी जो कि निर्वात नली से साइज में बेहद छोटी होती थी। छोटी होने की वजह से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा काफी कम हो गए, और ट्रांजिस्टर का निर्माण विलियम शॉकले ने जो है किया था, और इसका निर्माण उन्होंने सन 1947 में ही कर दिया था। इसी वजह से प्रथम पीढ़ी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होने की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग किए गए, विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय प्रोग्राम बनाए गए, और
इसमें मॉड्यूलर हार्डवेयर जो है जोड़ा जा सकता था, बाहर से कोई हार्डवेयर जोड़ा जा सकता था, अन्य काम किए जा सकते थे। इसीलिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा बहुत अच्छे माने जाते थे। उसके बाद है तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी का जो है प्रयोग 1964 से 1971 तक हुआ। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को हम लोग मिनी कंप्यूटर अर्थात आज के जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उनके जन्म के लिए माना जाता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल खासतौर पे विभिन्न प्रकार के सभी कार्यों में होता था। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग जानते हैं कि द्वितीय पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का साइज बहुत बड़ा होता था, लेकिन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में एक डेस्क पे आ गए, एक टेबल पे आप उनका रख के इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस तरीके के कंप्यूटरों पर काम करना बेहद आसान हो गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जिसका इस्तेमाल हुआ था उसका नाम था आईसी। इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एक ऐसे परिपथ होते थे जो कि बहुत कम जगह लेके उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कार्यों को करने के लिए किया जाता था। आज भी आप लोगों ने आईसी का नाम सुना हुआ है, और आईसी के इस्तेमाल से ही कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात है, इसकी खास विशेषता ये थी कि इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती थी, जगह छोटी लेता था, नए प्रोग्रामों को अपने अंदर समाहित कर सकता था, अर्थात इसमें स्टोरेज भी हम लोग कर सकते थे, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। फिर आई कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से आज तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस पीढ़ी के अंतर्गत जितने भी हम लोग लैपटॉप, हम लोग अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पीसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत ही आती हैं। चतुर्थ पीढ़ी में खासतौर पे VLSIC, ULSIC का इस्तेमाल हुआ था। VLSIC और ULSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इन दो चीजों का इस्तेमाल हुआ था, और इनके इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर का आकार बेहद छोटा हो गया, जिनका आप लोग आज प्रयोग कर रहे हैं, जो कि मोबाइल फोन के रूप में हो गए, जो है हम लोग इनका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, जिनका इस्तेमाल हम लोग भविष्य में कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने एक कंप्यूटर का नाम सुना होगा ड्रोन या सुपर कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इनका इस्तेमाल रोबोटिक्स में ज्यादातर किया जाता है, रोबोट वगैरह बनाने के लिए ज्यादातर किया जाता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी के अंतर्गत माना जाता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये कंप्यूटर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है, अत्याधुनिक मानी जाती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम लोग किसी भी प्रकार को बहुत ही आसानी के साथ, सरलता के साथ और छोटे रूप में कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पंचम पीढ़ी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।